हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही लेटेस्ट DSSB 14 मार्च 2026 की आंसर की जो कि था स्पेशल एजुकेशन का पेपर। उसकी हम जनरल इंग्लिश के जो 20 क्वेश्चंस हैं उनको आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड। ठीक है, हमसे एंटोनिम पूछा है यानी ऑपोजिट पूछा है। द रिव्यूअर डिस्क्राइब द ऑथर्स टोन एज obsequious, नोटिंग दैट इट वीकेंड द क्रेडिबिलिटी ऑफ द आर्ग्यूमेंट। अब इसमें हमें मतलब पता होना चाहिए। obsequious का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा ओबीडियंट, बहुत ज़्यादा बात मानने वाला। ठीक है, बहुत ओवर ही जो ओबीडियंट होते हैं ना, हर चीज़ मान लेते हैं, फ्लैटरी करते हैं, बहुत मक्खन लगाते हैं, उनको बोलते हैं ऑब्सीक्वियस। तो अब ये बोला गया है कि जो रिव्यूअर था उसने ऑथर के टोन को ऑब्सीक्वियस बोला है, और ऐसा लग रहा है कि जो क्रेडिबिलिटी आर्ग्यूमेंट की जो वो बोलना चाह रहा है वो चीज़ सच नहीं लग रही है, क्योंकि ओवर ही ओबीडियंट होकर वो सब लिखा गया है। तो इसका हमें ऑपोजिट ढूंढना है। अब देखो, फॉनिंग का मतलब भी वही होता है, फ्लैटरी। ठीक है, जब हम बहुत ज़्यादा किसी को मक्खन लगाएं। सबसर्विएंट का मतलब भी यही होता है कि हम ओबे करें, किसी की बात, हर बात माने। कंप्लाइंट का मतलब भी यही होता है कि हम किसी की हर बात मान रहे हैं। तो इसका जो ऑपोजिट जाएगा वो होगा डिफाइंड। डिफाइंड का मतलब होता है आप बिल्कुल ओपनली रेजिस्ट कर रहे हो, बिल्कुल मना कर रहे हो कुछ करने से, उसको बोलते हैं डिफाइंड। ओके, नेक्स्ट है, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड। Capricious. The manager's decision was surprisingly capricious, changing frequently without clear rationale. ओके, नाउ कैप्रीशियस का क्या मतलब होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार DSSB के एग्जाम्स में देखा गया है। कैप्रीशियस होता है जब मूड में बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस आए। ठीक है, आपके बिहेवियर में, आपके मूड में अगर बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस आते हैं उसको बोलते हैं कैप्रीशियस, चेंज इन मूड। तो इसका उल्टा होगा ऑब्वियसली जिनका मूड चेंज नहीं होता है ना, जो जिनके अंदर ठहराव होता है, तो उसका आंसर होता है स्टेडफास्ट, जिनका मूड चेंज नहीं होता है। ठीक है, आर्बिट्ररी का मतलब होता है बहुत रैंडमली अगर आप कुछ चूज़ कर रहे हो उसको बोलते हैं आर्बिट्ररी। विम्सिकल का मतलब होता है बहुत ही प्लेफुल, और फिकल होता है जब आप अपनी लॉयलिटी चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा स्टेडफास्ट। नेक्स्ट है, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड रिप्लेस द हाईलाइटेड एक्सप्रेशन विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। द प्रोफेसर डिसमिस द आर्ग्यूमेंट। प्रोफेसर ने आर्ग्यूमेंट को डिसमिस कर दिया एज लैकिंग सीरियसनेस एंड केयरफुल थॉट। उसने बोला कि भाई इस आर्ग्यूमेंट में कोई सीरियसनेस नहीं है, कोई केयरफुल थॉट नहीं है, और ये वर्दी ही नहीं है। ठीक है, तो लैकिंग सीरियसनेस और केयरफुल थॉट को हम बोलते हैं फ्रिवलस। जैसे अगर मैं बोलूँ कि द टीचर गेव हिम फ्रिवलस रिब्यूक। ठीक है, फ्रिवलस रिब्यूक यानी थोड़ा सा डांट देना, रिब्यूक होता है डांटना, ये आपको पता होना चाहिए। ये भी बहुत बार सिनोनिम जो है वो आया हुआ है DSSB में। इसके बाद डेरिवेटिव का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। डेरिवेटिव होता है कुछ कॉपी किया हुआ, कुछ कॉपीड या फिर अनओरिजिनल। स्पीशियस का मतलब होता है कुछ जो सच दिख रहा है बट वो सच होता नहीं है। ठीक है, और पेडेंटिक का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा, जिसमें डिटेलिंग करी हो, बहुत ज़्यादा सजाया हो अगर किसी चीज़ को, उसको बोलते हैं पेडेंटिक। उसके बाद है, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द मिसस्पेल्ड वर्ड। द पॉलिसी वॉज क्रिटिसाइज्ड एज anachronistic, yet its continued implementation was justifiable due to administrative inertia. इसमें जो inertia वर्ड है ना, इसके स्पेलिंग गलत है। inertia के स्पेलिंग होते हैं INERTIA। ठीक है, ये होता है इनर्शिया के स्पेलिंग। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनर्शिया का मतलब क्या होता है। इनर्शिया होता है बेसिकली जब एक ठहराव आ जाए, अगर आप चेंज नहीं होना चाहते, ठीक है, मूव नहीं होना चाहते, लैक ऑफ मूवमेंट, उसको बोलते हैं इनर्शिया। तो इसमें ये लिखा है कि जो पॉलिसी थी उसको क्रिटिसाइज किया गया कि वो एनाक्रोनिस्टिक है। एनाक्रोनिस्टिक यानी बहुत ओल्ड स्कूल है, वैसी वाली है कि मतलब मॉडर्न तरीके से नहीं लिखी गई है। Yet its continued implementation was justifiable due to administrative inertia. अब देखो, वैसे तो ओल्ड स्कूल है पर तब भी वो पॉलिसी आज भी चल रही है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव इनर्शिया है। इनर्शिया यानी लैक ऑफ मूवमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चेंज नहीं होना चाहता है, इसीलिए वो पॉलिसी आज भी चल रही है। नेक्स्ट है, चूज द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ सेंटेंस टू कंस्ट्रक्ट। ओके, PQRS है ये, देखें।
तो इसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली डिजिटल कंप्यूटर की बात हो रही है, तो ये नंबर 1 पे आएगा, ठीक है। उसके बाद है द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर वॉज इन्वेंटेड इन 1642 बाय ब्लेज पास्कल। इट कंसिस्टेड ऑफ नंबर्स एंटर्ड इन डायल्स बट इट कुड ओनली ऐड। अब ये जो इट बात हो रही है ना, ये इसी कंप्यूटर की बात हो रही है, तो ये दूसरे नंबर पे हमारा ए आने वाला है, तो बी ए, ठीक है। उसके बाद हाउएवर इन 1671 अ कंप्यूटर वॉज इन्वेंटेड दैट वॉज इवेंचुअली बिल्ट इन 1694। द मैन टू क्रेडिट फॉर दिस इन्वेंशन इज, अब देखो ये वाली इन्वेंशन, ये कौन सी इन्वेंशन होगी आप खुद सोचो। ये जो फर्स्ट कंप्यूटर था उसका तो यहीं लिखा हुआ है, तो ये वाली जो इन्वेंशन है ये इस कंप्यूटर की है, तो पहले डी आएगा फिर सी आएगा, तो बी ए डी सी। और फिर सी के बाद जो लास्ट सेंटेंस है, अनलाइक पास्कल्स कंप्यूटर लेबनीज कुड ऐड एंड मल्टीप्लाई। बात भी हो रखी है देखो कि इसका जो कंप्यूटर है वो ऐड और मल्टीप्लाई भी कर सकता था, पास्कल का कंप्यूटर में इतना नहीं था, वो सिर्फ ऐड ही कर सकता था, ठीक है। तो पूरी एक स्टोरी बन जाती है अगर आप ध्यान से पढ़ो तो, इसमें हमें 1 और 6 को नहीं छेड़ना होता है। ओके, नेक्स्ट है करेक्ट प्रोवर्ब देखना है आपको। वरिंग अबाउट प्रॉब्लम्स दैट हैड नॉट येट अकर्ड। शी केप्ट वरिंग अबाउट प्रॉब्लम्स, वो उन चीज़ों के बारे में सोचती रहती थी जो अभी हुई भी नहीं है। देयर बाय थिंकिंग अहेड अननेसेसरीली एंड क्रिएटिंग एंग्जाइटी। फालतू में अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोचते रहो फ्यूचर के बारे में जो अभी हुई भी नहीं है, तो उससे ऑब्वियसली दिक्कतें होती हैं, एंग्जाइटी होती है। तो ये कुछ प्रोवर्ब्स लिखे हैं। बीटिंग अराउंड द बुश, बीटिंग अराउंड द बुश का मतलब होता है इधर उधर की बातें करना, घुमा फिरा के मेन पॉइंट पे ना आना, ठीक है। स्पिलिंग द बीन्स यानी कोई सीक्रेट बता देना। बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स भी नहीं है। क्रॉसिंग द ब्रिज बिफोर कमिंग टू इट, अभी आप ब्रिज पर पहुंचे भी नहीं हो और उससे पहले आप उसको क्रॉस कर रहे हो अपने दिमाग में, तो इसका यही मतलब है कि आप पहले ही प्रॉब्लम्स के बारे में सोचकर परेशान हो रहे हो जबकि वो प्रॉब्लम्स अभी आई भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका प्रोवर्ब हो गया। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल टू फिलिंग द ब्लैंक। शी ड्रीम्स ऑफ विजिटिंग आईफिल टावर वन डे। बहुत ईजी है, आईफिल टावर है तो इसके आगे हमेशा क्या लगेगा, द आईफिल टावर। अब इसमें मिसस्पेल्ड वर्ड आपको ढूंढना है जो गलत वर्ड है। द रिसर्चर्स आर्ग्यूमेंट वॉज स्ट्रेंथन्ड बाय द कॉरोबरेटिव एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम मल्टीपल इंडिपेंडेंट सोर्सेज। इसमें जो गलत वर्ड है वो है कॉरोबरेटिव और उसके जो सही स्पेलिंग होते हैं वो होते हैं डबल आर आता है, ठीक है। ये लिखा भी हुआ है CORROBORATIVE। अब कॉरोबरेटिव का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। कॉरोबरेटिव होता है अगर आप सपोर्ट करते हो या कंफर्म करते हो एक स्टेटमेंट या थ्योरी को, उसको बोलते हैं कॉरोबरेटिव। तो इसमें यही लिखा है कि रिसर्चर का जो आर्ग्यूमेंट था वो बहुत स्ट्रांगली जो है एविडेंस थे उसमें जो कॉरोबरेटिव एविडेंस थे, यानी बहुत अच्छे से सपोर्ट की हुई थी स्टेटमेंट को बहुत सारे एविडेंसेस के साथ, ठीक है। यहाँ पे 2 ब्लैंक्स हैं, ठीक है, जो कि एडवर्ब है। हमें ढूंढना है कि कौन से एडवर्ब के पेयर्स इसमें सही से फिट होने वाले हैं। The researcher responded dash to the criticism, yet defended the methodology dash, leaving the panel uncertain whether the concession was strategic or sincere. ठीक है, अब कंसेशन की पहले तो आपको पता होना चाहिए कंसेशन का मतलब क्या होता है। जब आप किसी क्रिटिसिज्म को एडमिट करो, ठीक है, अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है कि आपने ये चीज़ गलत की है और आप मान लो कि हाँ मैंने गलत की है, तो उसको बोलते हैं कंसेशन, ठीक है। तो अब जो रिसर्चर है उसको क्रिटिसाइज किया है उसकी किसी चीज़ के लिए, अब उसने कैसा रिस्पॉन्ड किया क्रिटिसिज्म को, पहला तो वो है ब्लैंक, ठीक है, कि उसने किस बिहेवियर से उस क्रिटिसिज्म को रिस्पॉन्ड किया। येट डिफेंडेड द मेथडोलॉजी। अच्छा, ये हमें दिख रहा है कि यहाँ पे येट लिखा है, इसका मतलब ये दोनों जो है ना ये आपस में ऑपोजिट होंगे, सेंटेंसेस कॉन्ट्रास्ट करेंगे, ठीक है। उसने कैसा रिस्पॉन्ड किया और फिर भी डिफेंड की मेथडोलॉजी डैश, लीविंग द पैनल अनसर्टेन। अब 2 अलग अलग चीज़ें आने वाली हैं इसमें, तो इसका आंसर है डिफिडेंटली और एम्बिवेलेंटली। अब मैं इसका मतलब आपको समझाती हूँ। डिफिडेंटली होता है विदाउट कॉन्फिडेंस, जब आप में कॉन्फिडेंस ना हो, आप बिना कॉन्फिडेंट हुए कुछ चीज़ बोल रहे हो तो उसको बोलते हैं डिफिडेंटली। तो रिसर्चर ने पहले तो बहुत डिफिडेंटली अपनी क्रिटिसिज्म को रिस्पॉन्ड किया बिना कॉन्फिडेंस के कि हाँ यार हो गई मेरे से गलती, पर फिर भी उसने अपनी मेथडोलॉजी को, कि मैंने किस मेथड को यूज़ करके ये की है रिसर्च, उसको डिफेंड किया। कैसे? एम्बीवेलेंटली। एम्बीवेलेंट होता है बहुत मिक्स तरीके से, मतलब कुछ क्लियर नहीं है, बहुत मिक्स तरीके से उसने 2-3 चीज़ें ऐसी बोल दी कि बहुत कन्फ्यूजन सी क्रिएट हो गई वहाँ पे। तो इस वजह से जो पैनल है वो बहुत ही कंफ्यूज हो गए कि वेदर जो इसने कंसेशन यानी जो माना है अपनी क्रिटिसिज्म के लिए, ये स्ट्रैटेजिकली माना है या सच में जेन्युइनली ये मान रहा है कि हाँ इसकी गलती थी, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है फिर से
अच्छा ये है आपका प्रेपोजिशन। द साइंटिस्ट वॉज सो इनग्रॉस्ड डैश इन मैंने आंसर ही बोल दिया। द साइंटिस्ट वॉज सो इनग्रॉस्ड डैश हिज रिसर्च दैट ही बेयरली नोटिस द टाइम पासिंग। साइंटिस्ट इतना ज़्यादा बिजी हो गया था अपनी रिसर्च में कि उसने नोटिस ही नहीं करा कि क्या टाइम हो गया। रिसर्च में यानी इन, ठीक है, तो इसका आंसर होगा इन। ठीक है, अब ये कुछ आगे 3-4 ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं जो बेसिकली ना है तो एक ही पैराग्राफ, उसको अलग अलग करके फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में बना रखा है। सस्टेनिंग मोटिवेशन ड्यूरिंग लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स ऑफन रिक्वायर अ मिक्स ऑफ डिसिप्लिन एंड एक्सटर्नल सपोर्ट। जब आप कोई बहुत लंबा सा प्रोजेक्ट कर रहे हो जो बहुत टाइम तक चले, उसके लिए मोटिवेशन चाहिए होती है कि आप वो करते रहो, वरना एक टाइम बाद ऐसा आ जाता है कि मन नहीं करता करने का, है ना। तो इसके लिए डिसिप्लिन भी चाहिए और एक एक्सटर्नल सपोर्ट भी चाहिए, बाहर से भी आपको एक मोटिवेशन चाहिए। वाइल इनिशियल एंथुजियाज्म में भी हाई, हो सकता है शुरू शुरू में तो आप बहुत एंथुजियास्टिक हो, बहुत आप रेडी हो कि हाँ मुझे बहुत अच्छा करना है। इट टेंड्स टू डैश एज चैलेंजेस एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट यानी जब इकट्ठे होने लग जाते हैं ना चैलेंजेस ज़्यादा, तो धीरे धीरे आपकी वो जो मोटिवेशन होती है, वो जो आपकी करने की इच्छा होती है, वो कम होने लग जाती है। तो आपको कम, टेंड्स टू, यहाँ के लिए कम का सिनोनिम ढूंढना है तो वो होगा आपका डिमिनिश। डिमिनिश यानी धीरे धीरे कम होते जाना। एस्केलेट यानी बढ़ना, स्ट्रेंथन यानी बढ़ना, इंटेंसिफाई भी बढ़ना, तो ये तीनों तो सेम ही है। तो डिमिनिश यानी कम होना। टीम्स दैट रेगुलरली, जो टीम्स रेगुलरली रिव्यू करती हैं अपने गोल्स को, कैन डैश देयर फोकस एंड प्रिवेंट फ्रस्ट्रेशन फ्रॉम टेकिंग होल्ड। जो टीम एक साथ अपने गोल्स को रिव्यू करती हैं, ठीक है, डैश देयर फोकस एंड प्रिवेंट फ्रस्ट्रेशन फ्रॉम टेकिंग होल्ड। ऑब्वियसली वो अपने फोकस को क्या कर लेती हैं, रीअलाइन कर लेती हैं। सब आपस में अपने फोकस को अलाइन कर लेते हैं फिर से, ठीक है, और फिर उससे क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन जो है वो नहीं होती है सबको। नेक्स्ट, लीडर्स प्ले अ क्रूशियल रोल बाय ऑफरिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। लीडर जो होगा वो एक अच्छा फीडबैक देगा, और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ऐसा होना चाहिए जो इंडिविजुअल को क्या ना करे बट इंस्टेड एनकरेज करे। ऑब्वियसली इंडिविजुअल को डीमोरलाइज ना करे, बल्कि उसको अपलिफ्ट करे, एम्पावर करे, एलिवेट करे। ये तीनों सेम थे, डीमोरलाइज नहीं करना चाहिए। एडिशनली ब्रेकिंग टास्क इनटू स्मॉल माइलस्टोन्स कैन हेल्प पार्टिसिपेंट्स डैश प्रोग्रेस मोर क्लियरली। अगर हम काम को छोटे छोटे माइलस्टोन्स में तोड़ने लगे, क्या होता है, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं डैश प्रोग्रेस मोर क्लियरली, वो परसीव करते हैं। अब देखो इसमें ओवरलुक नेगेटिव वर्ड है, हाइड नेगेटिव वर्ड है, मिस इंटरप्रेट भी नेगेटिव वर्ड है, तो इसमें है परसीव। जो पार्टिसिपेंट्स है वो प्रोग्रेस को परसीव करें और अच्छे से और क्लियरली। अल्टीमेटली मोटिवेशन इज नॉट सिंपली अ मैटर ऑफ विल पावर। मोटिवेशन सिर्फ विल पावर से नहीं आती है। इट मस्ट बी डैश थ्रू कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजीज एंड अ सपोर्टिव इन्वायरमेंट। ठीक है, सिर्फ आप में विल पावर है कुछ करने की तो वो एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाएगी, बट आपको बाहर से भी एक मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपका एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट होना चाहिए और अच्छी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। तो इट मस्ट बी, अब देखो इसमें भी अंडरमाइंड नेगेटिव वर्ड है, इग्नोर्ड नेगेटिव वर्ड है, अबैंडन भी नेगेटिव वर्ड है, सस्टेन्ड, ठीक है, तो वो सस्टेन होनी चाहिए कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी और सपोर्टिव इन्वायरमेंट।